तो इस वीडियो को आप इस कोर्स के इंट्रोडक्शन वीडियो के रूप में ले सकते हैं। इस वीडियो का क्या टाइटल लिया है मैंने, कैन आई क्रैक IIT JEE विथ फ्री कोचिंग, है ना। जैसे मैंने कहा कि इस वाले चैनल पे आपको फिजिक्स और मैथ्स इन दोनों सब्जेक्ट्स का एंटायर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन तो ज़रूर आ रहा होगा कि ये कोचिंग जो है वो सफिशिएंट है, नहीं है ना, इसके अलावा और मुझे क्या करना पड़ेगा, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे होंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखें, है ना। मेरा मानना है कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको निश्चित तौर पे मिल जाएगा वीडियो के एंड तक, ठीक है। और इस वीडियो में, है ना, कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा और यदि आप उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि 1 साल की तैयारी में आप कम से कम 300 से 400 घंटे, 300 से 400 आवर्स, 300 से 400 घंटे आप अपना टाइम सेव करेंगे यदि आप उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। और दूसरा फ़ायदा क्या होगा कि स्टूडेंट्स को स्टडी मटेरियल को लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है ना, कि मैं ये किताब भी कर लूँ, वो किताब भी कर लूँ, है ना। इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस दे रखे हैं, उसमें ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस दे रखे हैं, है ना। कौन से क्वेश्चन करूँ, नहीं करूँ, और टाइम होता है लिमिटेड। तो इस वाले पॉइंट पे भी, है ना, मेरा मानना है कि आपका काफ़ी कन्फ्यूजन जो है वो दूर होगा। क्योंकि एक चीज़ देखें कि एफिशिएंट पढ़ाई, ठीक है, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम हम पढ़ाई कर सकें, और क्या चीज़ पढ़नी है और कैसे पढ़नी है, इस पे क्लैरिटी का होना बहुत ज़रूरी है। और वो क्यों? क्योंकि देखिए, है ना, कोई स्टूडेंट है, उसकी रैंक सपोज़ IIT में सपोज़ 500 से 1000 के बीच में आती है, ठीक है, जो कि एक अच्छी रैंक मानी जाती है। और कोई दूसरा स्टूडेंट है, उसकी रैंक 15,000 या उससे पीछे आती है। तो एक चीज़ नोट करें, है ना, आप कई बार आप ये आपके नॉलेज में भी आया होगा, इन दोनों ही स्टूडेंट्स की मेहनत में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, ठीक है। आप जब IIT की तैयारी करते हैं तो आपको लोग क्या बोलते हैं कि खूब मेहनत करो, है ना, हार्ड वर्क, है ना, खूब मेहनत करो और निश्चित तौर पे आपका IIT में होगा। केवल मेहनत करना IIT में होने की कोई गारंटी नहीं देता है ना। कई बच्चे होते हैं दिन में 14-14 घंटे पढ़ते हैं, 14-14 घंटे पढ़ते हैं, फिर भी उनका JEE में नहीं होता है, ठीक है। कोई गारंटी नहीं है कि इतना पढ़ने से आपका JEE में हो जाएगा। क्या एफिशिएंटली पढ़ना है, मतलब कितना एफिशिएंटली पढ़ना है, और क्या चीज़ पढ़नी है, ये दोनों चीज़ें, कितना पढ़ना है उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इस वीडियो में, है ना, मैं कोशिश करूँगा कि इन पॉइंट्स पे, है ना, थोड़ी क्लैरिटी आए आपको, और उससे आपको एग्ज़ाम में, है ना, निश्चित तौर पे काफ़ी फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखें इस वीडियो को, है ना, लास्ट तक देखें। तो वीडियो के डिटेल में जाने के पहले, है ना, एक देख लेते हैं कि वीडियो में किस-किस पॉइंट्स को अपन कवर करेंगे। तो पहला तो क्या है ना, माय इंट्रोडक्शन, मेरा इंट्रोडक्शन, ये मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, तो इसके बारे में, है ना, आपको इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए। तो एक मेरा इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद में कोर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन, है ना। अपन यहाँ पे इस चैनल पे, जैसे मैंने कहा, फिजिक्स और मैथ्स का जो कंप्लीट कोर्स है, मेंस और एडवांस, उसको मैं अपलोड करूँगा। तो इसके बारे में कुछ और डिटेल जो है वो उसके पॉइंट्स मैं बताऊँगा। एक चीज़ मैं यहीं पे मेंशन कर देता हूँ कि फिजिक्स का कोर्स जो है वो मैं कोशिश करूँगा 15 जून तक अपलोड हो जाए सारा का सारा, ठीक है। 500 से ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं अभी, तो 15 जून तक मैं सारे 1500 वीडियोज़ जो हैं वो अपलोड कर दूँगा, और उसके तुरंत बाद मैथ्स कोर्स को अपलोड करना शुरू करूँगा, ठीक है। और मेरी कोशिश रहेगी कि 31 अक्टूबर तक मैथ्स का सारा कोर्स जो है मैं अपलोड कर दूँ। और इसमें ऐसा नहीं है कि आपको तैयारी जो है 31 अक्टूबर के बाद ही आप कर पाएँगे, क्योंकि अपलोडिंग तो जून से शुरू हो जाएगी, है ना। हर रोज़ ही कुछ ना कुछ वीडियो मैं अपलोड करूँगा, और मेरे अपलोड करने का जो रेट है आपके पढ़ने के रेट से ज़्यादा ही होगा, ठीक है। तो आपको वीडियोज़ की कमी नहीं रहेगी पढ़ने के लिए, तो आपकी स्टडीज़ अफ़ेक्ट नहीं होगी, है ना। एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अपलोड करेंगे तो, है ना, उससे आपको दिक्कत नहीं होगी। तो मैथ्स की तैयारी भी आप अभी शुरू कर सकते हैं, मतलब जून से ही शुरू कर सकते हैं आप चाहें तो। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, हाउ टू चेक दिस कोर्स विल अलाउ स्टूडेंट्स टू कम्पीट इन IIT JEE। भाई ये क्वेश्चन तो आप में से बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि भाई,
है ना, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो तो कई सालों से कोचिंग कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स को मालूम होता है। पर ये तो चूँकि अभी शुरू किया है हमने, तो आप कैसे पता करें कि ये एक अच्छा कोर्स है? और मैं तो कहूँगा, है ना, मतलब मेरा तो मानना है ये एक बहुत अच्छा कोर्स है। तो पर इसका इवैल्यूएशन मुझे मुझे नहीं करना है, आपको करना है। तो आप कैसे पता कर सकते हैं कि ये एक अच्छा कोर्स है ना? उस पे मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरह से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है? फिर टाइम टेबल, है ना? कुछ ये आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। टाइम टेबल बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो कैसे बनाना चाहिए, कैसे करना चाहिए, है ना? इस पे पूरा आपका आईआईटी जेईई की तैयारी इसी पे टिकी हुई है एक तरह से। तो है ना, इस पे थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे। एक और है सेंस ऑफ प्रोपोर्शन, मैं बताऊँगा उसी टाइम पे, वहीं पे डिस्कस करेंगे। फिर ये वाला पॉइंट, है ना, बहुत अगेन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये भी, है ना? प्रैक्टिस क्वेश्चंस, कौन से प्रैक्टिस क्वेश्चंस करें, कहाँ से करें, यदि आपको टाइम बचता है इस कोर्स को करने के बाद में, है ना? कुछ टाइम तो बचेगा ही। तो इससे क्या होगा, है ना, आपके दिमाग में क्लैरिटी रहेगी, तो ये वो जो है ना स्टूडेंट्स भटकते रहते हैं, इस किताब से उस किताब, उस किताब से उस किताब, है ना? वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है? तो इस पे डिस्कस करेंगे। फिर ये 2 पॉइंट हैं छोटे-छोटे, है ना, वहीं पे डिस्कस करेंगे अपन। और लास्ट में क्या, डाउट्स। ये भी आपके दिमाग में आ रहा होगा, ये वाला पॉइंट भी, कि भई जैसे हम क्लासरूम कोचिंग करते हैं तो जाके टीचर तो हमारे सामने होता है, तो हम पूछ भी सकते हैं डाउट्स वगैरह। तो इस वाले सिस्टम में यदि हमारे दिमाग में डाउट्स आएँगे तो कैसे क्लियर होंगे? ठीक है, बहुत वैलिड क्वेश्चन है। तो इस पे मैंने एक सजेशन दिया है ना? इस वीडियो में जब ये पॉइंट आएगा तो लास्ट में एक सजेशन दिया, और फिर मैं आपसे पूछूँगा, है ना? आपसे क्वेश्चन पूछूँगा कि भई ये तरीका ठीक रहेगा? और फिर आप बताइएगा मुझे, ठीक है? कमेंट्स में आप बताइएगा कि ये तरीका ठीक रहेगा कि नहीं। तो बेसिकली इन पॉइंट्स को अपन कवर करेंगे। तो अब वीडियो शुरू करते हैं अपन। तो सबसे पहले तो मैं अपने बारे में, है ना, कुछ बैकग्राउंड दे दूँ आपको, क्योंकि आपको भी क्लियर रहना चाहिए कि भई ये कोर्स जो है, जो हम पढ़ रहे हैं, वो बनाया किसने है। तो मेरा नाम उदय सिंह है और मेरी क्वालिफ़िकेशंस जो है ना वो ये हैं। तो मैंने आईआईटी रुड़की से कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद में मैंने आईएएस का एग्ज़ाम दिया, जो आपको मालूम ही होगा, है ना, यूपीएससी कंडक्ट करती है। आईएएस का एग्ज़ाम भी मैंने सक्सेसफुली कंप्लीट किया, ठीक है? और आईएएस में रहते हुए मैंने एक और एग्ज़ाम दिया, कौन-सा? कोई अमेरिकन यूनिवर्सिटी होती है ना? उसमें एडमिशन के लिए एक एग्ज़ाम देते हैं जिसको जीआरई बोलते हैं, है ना? ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्ज़ामिनेशन बोलते हैं उसको। और उसमें कम्पीट करके, है ना, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन किया। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी जो है वो भी दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से एक है ना? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बराबर मानते हैं इसको, तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। अच्छा, यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी मेरा एक ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो फिज़िक्स ही रहा है। अच्छा, ये सब बताने का मेरा पर्पज़ ये नहीं है ना, कि मैं आपको बताऊँ कि मैंने क्या किया, नहीं किया। पर पर्पज़ इसका केवल ये बताना है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी किस तरह से की जाती है, उसके बारे में ठीक-ठाक आइडिया है मेरे को, ठीक है? तो मैं कुछ चीज़ें आपको बता सकता हूँ, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। अच्छा, वीडियो शुरू करने के पहले ना मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए, है ना? मैं 2 क्वेश्चन पूछूँगा इस वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन तो मेरे हेल्प के लिए है, और दूसरा क्वेश्चन जो है वीडियो के लास्ट में पूछूँगा मैं, और वो वाला क्वेश्चन है ना आप ही की मदद के लिए। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स जो है ना वो आप कमेंट्स में लिख कर के दें, ठीक है? तो उससे मुझे भी फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन इससे रिलेटेड है ना, ये ईगल दिख रहा है आपको? ठीक है? ये ईगल आपको ये मेरे वीडियोज़ के जितने थंबनेल हैं, मेरा जो कोर्स कंटेंट है, ये ईगल आपको हर जगह पे मिलेगा। क्योंकि एक ईगल जो है बड़ा अच्छा एक ग्रेसफुल बर्ड है, मुझे अच्छी लगती है। तो इसी को लेकर के मैंने इस ईगल को अपना एक सिंबल बनाया है। तो मुझे क्या चाहिए आपसे, इस ईगल का मुझे नाम रखना है, ठीक है? इस ईगल का क्या नाम रहे, वो आप ज़रा मेरे को सजेस्ट करें, ठीक? आप जो भी नाम सजेस्ट करेंगे उसमें से जो अच्छा नाम होगा, कोई एक अच्छे नाम को रखकर, और फिर इस ईगल का वही नाम रखेंगे अगले 10-20 साल तक, इस ईगल का वही नाम रहेगा, ठीक है? इंग्लिश में नाम सजेस्ट करें, हिंदी में नाम सजेस्ट करें, है ना? किसी में भी नाम सजेस्ट कर सकते हैं, कोई भी नाम अपन ले लेंगे।
बहुत ज़्यादा लंबा-चौड़ा नाम मत सजेस्ट कीजिएगा जिसको बोलने में भी दिक्कत हो, तो है ना, छोटा नाम हो, बोलने में भी आसान हो, वैसा नाम सजेस्ट करें। तो अब शुरू करते हैं वीडियो। तो इस चैनल पे आप देखें, मैं है ना 2 कोर्स जो है मैं अपलोड कर रहा हूँ। एक तो फिज़िक्स का, फिज़िक्स दोनों है ना, मेंस एंड एडवांस्ड, ठीक है? इसके लगभग 1500 वीडियोज़ हैं। एक्चुअली क्या 1500 से थोड़े ज़्यादा ही हैं, 1550 के आसपास हैं, 1550 वीडियोज़ हैं, ठीक है? तो ये सारे वीडियो टॉपिक वाइज जो है वो मैं अपलोड करूँगा। और दूसरा मैथ्स, वो भी मेंस और एडवांस्ड दोनों के लिए है। और इसमें भी है ना, मैंने अपने चैनल पे तो लिखा है कि लगभग 1200 वीडियो हैं, इसमें 1200 वीडियो नहीं, इसमें भी लगभग 1500 वीडियो हो जाएंगे, ठीक है? 1500 वीडियो मैथ्स के भी हैं। तो एक बात तो जो मेरे को बतानी है वो ये है कि ये वैसा चैनल नहीं है या वैसा कोर्स नहीं है जहाँ पे हम बोलें कि भाई कुछ वीडियो तो हम दिखा रहे हैं और बाकी वीडियो यदि आपको देखना है तो हमारा जाके कोर्स खरीदें, है ना? वो चीज़ नहीं है इसमें। ये एंटायर कोर्स है ना? एंटायर कोर्स जो है वो सारा का सारा इस चैनल पे है ना मैं अपलोड करूँगा। मैथ्स के लिए हो सकता है एक दूसरा चैनल खोलना पड़ जाए, क्योंकि 1500 वीडियो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं एक चैनल के लिए, आपको भी फिर उसमें ना नेविगेट करने में दिक्कत हो जाती है। तो मैथ्स के लिए है ना इसी नाम का एक दूसरा चैनल एक और खोल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। उसमें भी है ना 1500 वीडियोज़ होंगे। अच्छा, मेरा ऐसा मानना है कि ये दोनों कोर्स अपने आप में सफिशिएंट हैं। आपके आईआईटी जेईई की तैयारी के लिए है ना बिल्कुल सफिशिएंट हैं। मेंस और एडवांस दोनों लेवल की तैयारी के लिए सफिशिएंट है। इसके अलावा केवल एक चीज़ और आपको कर सकते हैं आप, है ना, आपके पास में टाइम बचता है तो, है ना, वो मैं बताऊँगा क्या चीज़। पर उसके अलावा ये कोर्स अपने आप में सफिशिएंट है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी भी दूसरी है ना रेफ़रेंस बुक की आवश्यकता है या कोई है ना दूसरे कंटेंट की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है? क्योंकि इसमें ये भी देखें कि फिज़िक्स के कोर्स में लगभग 250 घंटे का कंटेंट है ना, 250 घंटे, और इसमें भी मैथ्स में भी लगभग 250 घंटे का कंटेंट होगा। आप किसी भी कोचिंग क्लास में यदि चले जाएँ, जहाँ पे आपको प्री रिकॉर्डेड यदि वीडियोज़ वगैरह मिलते हैं, तो वहाँ पे भी किसी भी एक सब्जेक्ट का कंटेंट जो है अप्रॉक्सिमेटली इतना ही होता है ना, 250 से 270 घंटे, है ना, लगभग उस टाइप का। अच्छा, इसके बाद भी आपके दिमाग में भई एक क्वेश्चन तो उठेगा ही, है ना? और लॉजिकल भी है कि ये क्वेश्चन आपके दिमाग में ज़रूर उठेगा कि सर आपने कह तो दिया कि ये इतना घंटा है ना? आपकी क्वालिफ़िकेशन भी हमने देख ली, पर क्या ये आईआईटी जेईई के लिए ये कंटेंट सफिशिएंट है कि नहीं? क्योंकि ऐसा तो हम नहीं कर सकते ना, है ना? ये आपके दिमाग में उठेगा कि भई साल भर बाद हमको मालूम चले कि ये कोर्स सफिशिएंट था ही नहीं, है ना? तो इतनी बड़ी गलती हम थोड़ी कर सकते हैं। तो बात आपकी सही है, क्योंकि बाकी जो पेड कोचिंग क्लासेस हैं, है ना? उनमें तो है कि भई वो ये बताते हैं कि हमारे इतने स्टूडेंट्स जो हैं वो उन्होंने जेईई में कम्पीट किया, है ना? ये कोर्स तो अभी आप शुरू कर रहे हैं, तो हमको कैसे भरोसा हो? तो इस डाउट को अपने दिमाग से दूर करने के लिए आप ऐसा करें कि कोई भी छोटा टॉपिक ले लें, ठीक है? छोटा मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि है ना ये डाउट फिर जल्दी क्लियर हो जाएगा, 5-6 दिन में क्लियर हो जाएगा, ठीक है? उससे आपका क्या भरोसा बढ़ जाएगा, ठीक है? लेने को आप कोई भी टॉपिक ले सकते हैं, कोई भी एक टॉपिक लें और हर टॉपिक के लास्ट में मैं आईआईटी जेईई के प्रॉब्लम्स भी कराता हूँ। उनका सॉल्यूशन जो है वो मैं डिस्कस करता हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि यदि आपने उस टॉपिक के सारे वीडियोज़ आपने ध्यान से देखे हैं, तो आप निश्चित तौर पे जो लास्ट में मैं प्रॉब्लम्स जो मैं कराऊँगा, वो प्रॉब्लम्स बिना सॉल्यूशन देखे आप कर पाएँगे। तो इससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, है ना? कॉन्फिडेंस आएगा अपने आप पे भी और इस पे भी कि इस कोर्स का कंटेंट जो है वो इस तरह से स्ट्रक्चर किया हुआ है कि उसके बेसिस पे आपसे आईआईटी जेईई के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। पर एक चीज़ ध्यान ज़रूर रखें कि सारे वीडियोज़ को देखें। उस टॉपिक में ना जैसे वीडियो 1 और 2 ये ना सोचें कि भई ये तो हमने क्लास में कर लिया है, इसको चलो स्किप करके आगे चलते हैं।
तो हर टॉपिक में आप सारे वीडियोज़ को वीडियो नंबर 1 से शुरू करके यदि आप देखते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि सारे कॉन्सेप्ट्स आपके काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएँगे। आप यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, है ना? मेरा एक प्रिंसिपल है कि 1 कॉन्सेप्ट 1 वीडियो, ठीक है? इसीलिए वीडियो जो है वो छोटे भी हैं, है ना? 10 मिनट, 15 मिनट इस तरह के वीडियोज़ हैं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है ना? हर एक का अपना-अपना तरीका होता है पढ़ाने का कि है ना? बनाने को तो मैं ऐसे 10 वीडियोज़ को बना करके मिक्स करके और 1 घंटे का वीडियो बना देता, 1.5 घंटे का वीडियो बना देता। पर एक वीडियो में यदि आप 4 कॉन्सेप्ट यदि एक्सप्लेन कर देते हैं, तो करने को तो आप 4 कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दें, है ना? आपका टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। पर चांसेस हैं कि स्टूडेंट जो है चारों के चारों कॉन्सेप्ट उसके क्लियर नहीं हो, ठीक है? 2 कॉन्सेप्ट हो सकता है क्लियर हो जाएँ और 2 कॉन्सेप्ट में थोड़ा-सा कन्फ्यूजन रह जाए, ठीक है? कौन-सा और पूरे 1 घंटे की वीडियो में कौन-कौन सी चीज़ें कंसेप्चुअल हैं, है ना? कई बार स्टूडेंट को समझने में, है ना, वो क्लैरिटी नहीं रहती है। तो मैं क्या कोशिश करता हूँ, है ना, एक कॉन्सेप्ट का एक वीडियो रहे और उसके बाद ही जहाँ तक हो सके उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक एग्ज़ाम्पल भी कर लें, है ना? तो कॉन्सेप्ट एग्ज़ाम्पल उससे जो है वो स्टूडेंट जो है उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएँ। तो ये एक्सरसाइज़ जो है वो आप ज़रूर करें। कोई एक टॉपिक लेकर के उसको कंप्लीट करके सारे वीडियोज़ उसका देख करके और उसके लास्ट के आईआईटी जेईई के प्रॉब्लम आपसे निश्चित तौर पे हो जाएँगे। तो आपको भरोसा होगा कि इस कोर्स को करके मैं, है ना, आईआईटी जेईई में कम्पीट कर सकता हूँ, है ना, या कम्पीट कर सकती हूँ। ठीक है? एक भरोसा बढ़ेगा अपने आप पे भी और कोर्स पे भी। अब बाकी पॉइंट्स कवर करते हैं। पहला क्या बच गया? टाइम टेबल। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है? इनफैक्ट इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं तो ये कहूँगा कि यदि आप टाइम टेबल नहीं बनाते और यदि बनाते भी हैं तो वैसे नहीं बनाते हैं जैसा अभी अपन डिस्कस करेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि आप आईआईटी जेईई जैसे कॉम्पिटिशन में सक्सेसफुली कम्पीट कर सकते हैं। ये एक सिंगल पॉइंट इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब ज़रा एक बार अपन देखते हैं कि टाइम टेबल कैसे बनाएँ। तो ये जैसे एक, है ना, टेबल टाइप की बना ली अपन ने, तो है ना, पूरे साल का टाइम टेबल हमको एक ही बार में कंप्लीट करना है, ठीक है? साल या आपके पास में जितना भी टाइम बचा है, तो एग्ज़ाम से 25 दिन, 20 दिन जो बिल्कुल लास्ट रिवीजन, है ना, फ़ॉर्मूला वगैरह रिवाइज़ करने के लिए आप रखेंगे, उसको छोड़ करके और आज की तारीख तक जितना टाइम बचा है, उसके अलग-अलग महीनों को, है ना, इस तरह से हमने बाँट लिया। अच्छा, यदि तो आप क्लास 12th में हैं, तो आपके पास में टाइम थोड़ा-सा कम है, तो पर फिर भी आप उस टाइम में जो टाइम आपके पास में बचता है ना, 2 रिविज़न्स के लिए तो टाइम निकाल लें, है ना? एक पहला रिवीजन होगा वो थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लेगा और उस रिवीजन में जहाँ-जहाँ आपको प्रॉब्लम आती है, उसको आप सेकंड रिवीजन में कवर करिएगा। और यदि आप 11th में हैं, तो कम से कम 3 रिवीजन तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है? तो जो आपके पास में टाइम अवेलेबल है, उसको 3 रिवीजन के लिए आपने बाँट दिया, ठीक है? पहला रिवीजन में सबसे ज़्यादा टाइम, फिर उससे कम टाइम और लास्ट रिवीजन में उससे कम टाइम, ठीक है? क्योंकि रिविजन्स में, है ना, आप मेजॉरिटी उन्हीं चीज़ों को कवर करेंगे जो जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हुई थी फर्स्ट रिवीजन में। रिवीजन में ये चीज़ नहीं करनी है कि जो क्वेश्चन आप कर चुके हैं उसी क्वेश्चन को दोबारा करें, कि जिस क्वेश्चन को आप सक्सेसफुली कर चुके हैं फर्स्ट रिवीजन में, है ना, उसी क्वेश्चन को बार-बार आप यदि रिविजन्स में करते हैं तब तो वेस्ट ऑफ टाइम हो गया, ठीक है? तब तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो अब इस तरह से आपने अलग-अलग मंथ्स को डिवाइड कर लिया, जितने मंथ्स आपके पास अवेलेबल हैं, है ना? ऐसे ही रैंडमली मैंने कुछ बना दिया यहाँ पे। तो सपोज़ मैं ऐसे ही जनवरी से शुरू कर देते हैं, है ना? जैन, फ़ेब, मार्च, है ना? सपोज़ नवंबर, दिसंबर, ठीक है? और यहाँ पे अपने पास में डेट्स हैं, है ना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना? जितना का भी महीना होता है ना? उतने डेट्स। तो आपका टाइम टेबल जो है ना, बहुत डिटेल्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक? इन द सेंस कि, है ना, यदि आप डिसाइड करते हैं कि जनवरी में 1 तारीख से 5 तारीख सपोज़,
है ना, 1 तारीख से 5 तारीख में मैथ्स में आप सपोज, है ना, सर्कुलर मोशन आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सॉरी, फिजिक्स में आप सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेंगे, मैथ्स में आप प्रोबेबिलिटी खत्म करते हैं, है ना, केमिस्ट्री में कोई एक टॉपिक कवर करेंगे। नहीं, 5 दिन मैंने ऐसे ही रैंडमली बता दिया, डिपेंडिंग ऑन कि कितना बड़ा या छोटा टॉपिक आप लेते हैं, उतने दिन आप उसको जो है असाइन करें। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक, है ना। फरवरी में भी इसी तरह से हर दिन कौन सा सब्जेक्ट आप कवर कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, उसको लिखना ज़रूरी है, ठीक है। ये पूरा टाइम टेबल इतना डिटेल्ड होना चाहिए कि यदि आज की तारीख में, आज है ना, अभी जैसे कि अभी क्या जून चल रहा है ना, जून चल रहा है, यदि मैं आपसे पूछूं कि 1 दिसंबर को आप कौन से टॉपिक कवर कर रहे होंगे, तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ये मैं 1 दिसंबर को मेरा सेकंड रिवीजन चल रहा होगा, और सेकंड रिवीजन में 1 दिसंबर को फिजिक्स में ये टॉपिक मैं करूंगा, मैथ्स में ये टॉपिक करूंगा, और केमिस्ट्री में ये टॉपिक करूंगा। इतना डिटेल ये एक्सरसाइज जो है वो इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं तो कहूँगा कि आप एक पूरा दिन, है ना, जब भी आप इस वीडियो को देखते हैं उसके बाद कोई एक दिन निकाल करके, एक सैटरडे, एक संडे, है ना, एक पूरा दिन जो है इस टाइम टेबल को बनाने में लगाएं, तो वो दिन जो है वो आपका वेस्ट नहीं माने उसको, मेरी पढ़ाई नहीं हुई है उस दिन में। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है पूरे जेई की तैयारी के लिए, ठीक है, टाइम टेबल का बनाना। ट्रस्ट करें, टाइम टेबल बनाते ही आपका दिमाग इतना निश्चिंत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट के सामने क्या रहता है, जेई का सिलेबस जो इतना पहाड़ सा, इतना लंबा चौड़ा सिलेबस है, उसको लगता है कि भाई मेरा कैसे कंप्लीट होगा। टाइम टेबल बनाने के बाद में बिल्कुल आपको ना निश्चिंतता एक हो जाती है कि भाई सिलेबस है तो सही, है ना, लंबा चौड़ा सिलेबस है, पर मुझे मालूम है कि यदि हर रोज़ मैं जो टॉपिक्स मैंने डिसाइड किए हैं वो सारे टॉपिक्स यदि मैं कवर कर लूँगा, तो मेरा सिलेबस जो है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, और सिलेबस में कोई गैप भी नहीं बचेगा, क्योंकि फर्स्ट रिवीजन में जो गैप बचेगा उसको मैं सेकंड रिवीजन में कंप्लीट कर लूँगा, सेकंड रिवीजन में जो गैप बचेगा उसको थर्ड रिवीजन में। तो दिमाग में एक बहुत बड़ी निश्चिंतता आती है, और ये बहुत बड़ी चीज़ है इस तरह के एग्ज़ाम के लिए, है ना, दिमाग का शांत रहना और उसमें निश्चिंतता आना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो होगा क्या, है ना, दिसंबर खत्म होगा और अचानक आपको लगेगा कि अरे अब तो क्या 3-4 महीने बचे हैं और मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है, ये भी करना रह गया, वो भी करना रह गया, और फिर उसके बाद में फिर वो दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो इस चीज़ को बिल्कुल सीरियसली लेकर के टाइम टेबल वाला एस्पेक्ट जो है ना, एक टाइम टेबल बनाएं। दूसरा पॉइंट क्या है, अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सेंस ऑफ प्रोपोर्शन। सेंस ऑफ प्रोपोर्शन क्या हुआ कि भाई ऑब्वियस है कि जो टॉपिक जितना बड़ा है उसको उतना ही टाइम देना है, छोटे टॉपिक को कम टाइम और बड़े टॉपिक को ज़्यादा टाइम, है ना, बहुत ऑब्वियस है, कॉमन सेंस टाइप की चीज़ है। और कौन सा टॉपिक बड़ा है छोटा है ना, ये तो आप जो उस टॉपिक का जो वेटेज है, तो वेटेज का मतलब हो गया कि भाई यदि, है ना, 100 नंबर का हमारा एग्ज़ाम है, तो यदि किसी टॉपिक्स में 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और किसी दूसरे टॉपिक पे 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो ऑब्वियसली 10 नंबर के टॉपिक पे आप 5 नंबर के टॉपिक से डबल टाइम आप बिताएंगे। ये बहुत ऑब्वियस कॉमन सेंस चीज़ है, बट कई बच्चे इसको ना ठीक से फॉलो नहीं करते हैं, उतना ऑब्वियस भी नहीं होता है, इन द सेंस कि जैसे ना एक सिंपल सा एग्जांपल ले दूँ, जैसे है ना, कई बार बच्चों को क्या है, कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक बहुत अच्छा लग जाता है, जैसे मैकेनिक्स में, है ना, ये जो पुली वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, जहाँ पे आप पुली के साथ में मास लगा करके और उसके बाद में कुछ एनालाइज करते हैं जो, ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो किताबें ढूंढ करके इस तरह के 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, है ना, इसी पे मतलब अपना 5-6 दिन लगा देंगे, पर ये देखते ही नहीं है कि भाई इस तरह के इतने क्वेश्चन आते भी हैं। आप पिछले पुराने पेपर उठा करके देखिएगा तो रेयरली कभी किसी जेई में पुली वाला क्वेश्चन आ गया तो आ गया, पर उतना उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उतना पॉपुलर नहीं, बट बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बेसिकली सेंस ऑफ प्रोपोर्शन है, कॉमन सेंस है, तो इसका भी ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट है ना, प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये भी अगेन है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, बच्चों को कंफ्यूजन रहता है ऑब्वियसली, स्टूडेंट्स को, कि कौन सी बुक से मैं क्वेश्चंस करूं या कौन सी बुक से मैं पढूं, है ना। बुक्स की तो कमी है ही नहीं, हज़ारों तरह की किताबें हैं, 4 जनों से पूछिएगा 4 अलग-अलग तरह की किताबें मिलेंगी, है ना। फिर लगेगा कि यार इस किताब में क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट है, इससे करूँ,
है ना, इस वाले किताब में क्वेश्चन और भी ज़्यादा डिफिकल्ट है तो मैं इससे करता हूँ। पर इसमें एक चीज़ माने, जो बेस्ट मतलब हर हाल में बेस्ट, और इसमें गलती होने का चांस नहीं है। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ आपको, गलती होने का बिल्कुल चांस नहीं है। बेस्ट प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स वो कौन सी हैं, जो कोर्स में अपन करेंगे, जो वीडियोस में जो क्वेश्चंस मैं करा दूंगा, है ना, बहुत चुन करके और ध्यान से अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए, है ना, क्वेश्चन को उस तरह से चूज करके मैंने लिया है। और जेई की प्रॉब्लम भी इस तरह से चूज करके लिए है कि रिपीटिशन ना हो, है ना, ऐसे नहीं कि एक तरह का क्वेश्चन जो है 10 बार हम कर रहे हैं, है ना, कोई फायदा नहीं है उसका। जो कोर्स में आप क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके अलावा जब यदि आपके पास में टाइम बचता है, तो बेस्ट प्रैक्टिस प्रॉब्लम कौन सी है, पुराने आईआईटी जेई के पेपर्स। इससे अच्छे क्वेश्चंस आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगे। इनफैक्ट मेजॉरिटी किताबों में आप देखिएगा तो आईआईटी जेई के ही पुराने क्वेश्चन, बिना ये लिखे कि भाई आईआईटी जेई का क्वेश्चन है ये, है ना, वो घुमा फिरा करके उसी तरह के क्वेश्चन बना करके दिए हुए होते हैं। और सारे के सारे पेपर्स टॉपिक वाइज, ईयर वाइज सब ऑनलाइन मिल जाएंगे आपको, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जो क्वेश्चन हम इस कोर्स में कर लेंगे, उनको छोड़ करके आप क्वेश्चन निकाल करके टॉपिक वाइज आप निकाल करके कर सकते हैं, आपके पास में टाइम बचे तो, है ना, इन क्वेश्चंस को करें, अच्छा रेशो रखें, है ना, कुछ मेंस के क्वेश्चन करें और कुछ एडवांस के क्वेश्चन करें। इससे एक बहुत बड़ा फायदा होगा आपको। सी आपको फायदा क्या होगा, है ना, इसको ये जो मैं अभी बताऊंगा उसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा, आईआईटी जेई के जो मेंस और एडवांस्ड का जो लेवल है ना, उसका आपको बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा। जब आईआईटी जेई के क्वेश्चन आप कीजिएगा ना, आप मेंस के क्वेश्चन कीजिएगा और आप एडवांस्ड के क्वेश्चन कीजिएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि सपोज ये क्वेश्चन की डिफिकल्टी का टावर है, ठीक है, मेंस के क्वेश्चन तो सपोज 50 पॉइंट लेवल पे है, एडवांस के क्वेश्चन जो है सपोज 100 पॉइंट लेवल पे है। अच्छा, ये टॉपिक्स जो हम करते हैं, हम तो चाहे तो किसी भी डिफिकल्टी का क्वेश्चन बना सकते हैं। हम चाहे तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है ना, 200 डिफिकल्टी का भी क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक, उसकी हमको ज़रूरत ही नहीं। कई किताबें हैं ना, किताबों का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कई किताबों में उस लेवल के क्वेश्चंस दिए हुए होंगे मैथ्स के या फिजिक्स के, जिनकी आपको ज़रूरत ही नहीं है। आप समझ रहे हैं? बच्चे को क्या लगता है, आईआईटी जेई का क्वेश्चन है तो मुझे सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन करना है। किस लेवल का क्वेश्चन करना है, आप आईआईटी जेई के पेपर से देखें, अपना दिमाग ना लगाएं उससे ज़्यादा। सी इससे मैंने जो बोला कि फ़ायदा होगा, वो क्या कि 50 लेवल की डिफ़िकल्टी वाला जो क्वेश्चन है ना, उसमें सोचने का एक पर्टिकुलर तरीका है, और जो एडवांस्ड लेवल का जो डिफ़िकल्टी वाला क्वेश्चन है, उसमें सोचने का एक पर्टिकुलर तरीका है। जब आप, है ना, ढेर सारे सफिशिएंट नंबर के पुराने जेई मेंस के और एडवांस के क्वेश्चन आप कर लेंगे, तो मेंस के पेपर में आपका दिमाग है ना बहुत ज़्यादा भटकेगा नहीं, है ना। क्वेश्चन आया तो आपको मालूम है कि मेंस में इससे ऊपर के लेवल का क्वेश्चन आता नहीं है, एक पर्टिकुलर लेवल का। तो दिमाग को बहुत ज़्यादा दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है आपको। बेसिक चीज़ें देखें, बिल्कुल बेसिक्स पे पूछते हैं, बहुत अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, ठीक है। तो वहीं तक सोचने की ज़रूरत है मेरे को, उससे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इस लेवल के क्वेश्चन आप करना चाहें कर लें, है ना, आपके पास में टाइम बचता है, आप करना चाहें कर लें, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। पर मेरा ऐसा मानना है कि रिक्वायर्ड नहीं है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। और वैसे भी इसी जेई का सिलेबस इतना रहता है, यदि आप जो ये कोर्स है ना, काफ़ी कोर्स में भी काफ़ी कंटेंट है, 250 घंटा, है ना, 250 घंटा तो फिजिक्स है और 250 ही घंटा जो है मैथ्स है। एक सब्जेक्ट में रोज 2 घंटे के भी वीडियोस देखिएगा, तब भी, है ना, 125 दिन तो लग ही जाएंगे एक सब्जेक्ट को करने में। आप समझ रहे, लगभग 4 महीना। और वो तो तब, ये 2 घंटा तो केवल वीडियो देखने का, उसके बाद में उसको समझने का, प्रैक्टिस करने का, वो टाइम अलग। तो आपके पास में मोर देन सफिशिएंट मटेरियल है अभी आपके हाथ में। तो इस कोर्स को करना और उसके बाद में ये पुराने आईआईटी जेई के पेपर्स करना,
है ना, कोई कमी नहीं है क्वेश्चंस की और बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चंस हैं। इससे बढ़िया क्वालिटी अवेलेबल नहीं है मार्केट में, ठीक है। और इससे ऊपर के क्वेश्चन हमको करने नहीं है, भाई हमको चांद पे थोड़ी जाना है, ठीक है। हमको तो जेई क्लियर करना है और जेई क्लियर करने के लिए जेई के पुराने पेपर सफिशिएंट है, बिल्कुल सफिशिएंट है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखें, है ना। ये आपका जो भटकने वाला जो टाइम होता है ना, ये किताब देखूं वो किताब देखूं, यहाँ से करूं वहां से करूं, है ना, वो टाइम बचेगा। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा ऐसा मानना है कि अपने अलावा यदि आप 2 और दोस्तों के कॉन्टैक्ट में रहते हैं, अगेन जो आईआईटी जेईई दे रहे हैं, तो उनके साथ में हफ्ते में 1 बार, है ना, या हफ्ते में 2 बार, है ना, प्रॉब्लम डिस्कस करना या फिर जो है कॉन्सेप्ट डिस्कस करना कि भाई तूने ये वाला क्वेश्चन कैसे किया, मैंने इस तरह से सोचा ऐसे किया, है ना, इस वाले क्वेश्चन को कैसे करना है या इस वाले कॉन्सेप्ट को कैसे समझा, उससे फ़ायदा ही होता है। पर इसको है ना, मतलब जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा भी ना करें। इन द सेंस कि, है ना, मैं ये कतई नहीं कह रहा हूँ कि तीनों दोस्त जो हैं एक साथ बैठ करके पढ़ना चाहिए, उसमें तो फिर तो केवल गप हो जाती है ना, पढ़ाई लिखाई तो होती नहीं है। तो वो मतलब नहीं है। हफ्ते में 1 बार आप मिल लिए, है ना, चाय पी ली साथ में और कुछ चीज़ें डिस्कस कर ली घंटे भर के लिए, बस उतना भर के लिए, है ना, दिमाग भी थोड़ा सा रिफ्रेश होता है, तो आपको फ़ायदा भी होगा, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। बट हर एक का अपना अपना तरीका होता है तैयारी करने का, क्योंकि कई बार हो सकता है कि भाई आपको 2 सीरियस दोस्त होने ज़रूरी हैं, ऐसे नहीं कि मतलब, है ना, मतलब जो सीरियस भी नहीं है वो खुद भी पढ़ाई नहीं करेंगे और आपको भी नहीं पढ़ने देंगे, तो ऐसे दोस्तों से तो टाइम वेस्ट ही होगा, है ना, कोई फ़ायदा नहीं। पर यदि 2 अच्छे सीरियस दोस्त यदि आपको मिल जाते हैं, तो उनसे हफ्ते में 1 बार 2 बार डिस्कशन करने से, है ना, फ़ायदा ही होगा, ठीक। बाकी आपकी चॉइस है कि यदि आप, है ना, प्योरली अकेले भी पढ़ना चाहें, कई लोग इस तरह से पढ़ते हैं, तो उसमें कोई हर्जा नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया, है ना, सीक्वेंसिंग, है ना, छोटा सा पॉइंट है। यूँ तो मेजॉरिटी टॉपिक्स में सीक्वेंसिंग ऑब्वियस ही है कि कौन सा टॉपिक पहले आता है कौन सा बाद में, है ना। थोड़ा सा इन टॉपिक्स के बारे में मैं बता दूं कि जैसे सर्कुलर मोशन है ना, यूँ तो ये काइनेमैटिक्स के अंडर में आ रहा है, काइनेमैटिक्स के अंडर में, आपके सिलेबस में भी काइनेमैटिक्स के अंडर में दिया हुआ है, और जो मैंने जो अपलोड किया है वीडियो उसमें भी, है ना, काइनेमैटिक्स वाले सेक्शन में मैंने सर्कुलर मोशन भी दिया हुआ है। बट सर्कुलर मोशन में, है ना, कई एस्पेक्ट्स जो हैं जिसमें फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, टेंशन का कॉन्सेप्ट आता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो आप करते हैं लॉज ऑफ मोशन में, है ना, लॉज ऑफ मोशन, या फिर जो फोर्स वाले जो प्लेलिस्ट है, ठीक है, अपने इसमें कोर्स में, तो उसमें आता है, ठीक है। तो मेरा है कि सर्कुलर मोशन को आप करें फोर्स कंप्लीट करने के बाद, फोर्स या लॉज ऑफ मोशन कुछ भी कह लें आप, है ना, उसको कंप्लीट करने के बाद ही मैं करें, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है, हीट एंड कैलोरीमेट्री, तो ये आता है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंडर में, ठीक है। पर चूंकि इसमें हीट भी मेंशन्ड है, तो मैंने इसको थर्मोडायनेमिक्स में डाला, ठीक है। पर इसमें एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट है कंडक्शन, कंडक्शन ऑफ हीट। इस टॉपिक में एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट है कंडक्शन ऑफ हीट। तो कंडक्शन ऑफ हीट जो है वो टॉपिक जो है उसका ट्रीटमेंट बहुत सिमिलर है किससे, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो टॉपिक है जिसमें अपन, है ना, रेजिस्टर्स के थ्रू करंट जो है वो किस तरह से फ्लो करता है उसको डिस्कस करते हैं, उससे बहुत सिमिलर है किसी भी मेटल रॉड में हीट का ट्रांसफर और किसी भी रेजिस्टर में करंट का ट्रांसफर, है ना, कई एस्पेक्ट्स में सिमिलर है। तो इस वाले टॉपिक को, ये बिल्कुल स्टैंड अलोन टॉपिक है, मतलब इसको बाद में करें पहले करें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे तो जैसे थर्मोडायनेमिक्स है, आप काइनेटिक थ्योरी से शुरू करें, है ना, काइनेटिक थ्योरी और लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कर लें, इसको लास्ट में कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इंडिपेंडेंट टॉपिक है एक तरह से। तो इस वाले टॉपिक को आप करें करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद ही। जब ये टॉपिक आप कीजिएगा ना, तो मैं बोलूंगा भी उसमें, है ना, किसी एक वीडियो में मैं बोलता हूँ कि इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद करें तो बेटर है, ठीक है, और जिसका लॉजिक मैंने बता दिया, ठीक है। उससे फ़ायदा होगा, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो कॉन्सेप्ट्स आप डील कीजिएगा ना, है ना, उसको यूँ का यूँ हम यूज़ कर लेंगे इसमें,
ठीक। और तीसरा है ग्रेविटेशन। ठीक है, तो ग्रेविटेशन का जो सिंपल वाला जो पोर्शन है वो तो जैसे वर्क पावर एनर्जी में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, जब ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी नहीं कर रही है, ठीक है, तो उतना भर तो हमने कवर कर ही लिया, तो उससे आपका है ना फिजिक्स के बाकी जितने टॉपिक्स हैं वो तो कवर हो जाएंगे। उन सिंपल केसेस में जहाँ पे ग्रेविटी वेरी नहीं कर रही है ना, उस तरह के क्वेश्चन तो सब कवर ही हो जाएंगे। पर ग्रेविटेशन जो है वो, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कई एस्पेक्ट में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, जो चार्जेस के बीच में होता है उसके सिमिलर है ना, स्पेशली जैसे जहाँ पे सैटेलाइट और है ना वो उस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं जहाँ पे ग्रेविटी हाइट के साथ में वेरी कर रही, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बहुत सिमिलर है, ट्रीटमेंट बहुत सिमिलर है, सिमिलर क्या ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। तो वहाँ पे भी मैं ये बोलूँगा कि ग्रेविटेशन वाला टॉपिक जो है वो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद में करें, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक में आप ध्यान रखें, है ना। बाकी तो ऑब्वियस ही है कि कौन सा टॉपिक पहले करें, कौन सा बाद में करें, है ना, वो तो क्लियर कट है। तो इन टॉपिक्स को, ये जो मैंने टॉपिक्स बताए उन टॉपिक्स के बाद में करें, ठीक। अब लास्ट पॉइंट देखते हैं, है ना, डाउट्स। मतलब ये तो आपके दिमाग में ज़रूर ही आ रहा होगा कि इस वाले तरीके में यदि हम केवल ऑनलाइन फ्री कोचिंग लेकर के यदि हम पढ़ते हैं, तो यदि मेरा कोई डाउट होगा तो वो कैसे क्लियर होगा। तो इसमें ना एक चीज़ देखें, है ना, मैं एक सॉल्यूशन प्रपोज करूँगा, फिर आप है ना कमेंट्स में मेरे को सजेस्ट कीजिएगा कि वो जो मैंने एक आइडिया रखा है आपके सामने वो ठीक है कि नहीं है, ठीक है। पर इसमें ना एक चीज़ देखें कि जैसे यदि आप कोचिंग क्लास में भी जाते हैं तो अमूमन कोचिंग क्लास में भी क्या होता है कि हफ्ते का 1 दिन डाउट क्लियरेंस के लिए वो लोग रखते हैं, ठीक है। क्योंकि लॉजिकल भी है कि जब वो पढ़ा रहे होते हैं तो नहीं चाहते हैं कुछ डिस्टर्बेंस हो, क्योंकि उनको एक पर्टिकुलर, है ना, एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है उसको कवर करना है सिलेबस का, ठीक है। और हर जना यदि स्टूडेंट्स क्वेश्चन ही पूछते रहेंगे तो फिर वो, है ना, ब्रेक हो जाता है सिस्टम, ठीक है। तो वो रखेंगे जैसे फ्राइडे को, है ना, फॉर एग्जांपल हमने डाउट सेशन रख लिया, इस तरह से होता है, ठीक है, अमूमन इस तरह से होता है। हमने डाउट सेशन रख लिया और डाउट सेशन में क्या, जिसको भी जिस भी टॉपिक पे यदि डाउट हो उस हफ्ते में जो भी पढ़ाया है तो बच्चे जा कर के पूछ सकते हैं, ठीक है। तो 3 घंटे का जैसे डाउट सेशन होगा तो आप गए, तो उसमें एक थोड़ा-सा डिसएडवांटेज ये भी है कि भई सपोज़ आपका नंबर जो है वो 2 घंटे के बाद आता है, तो पहले 2 घंटे में जितने डाउट थे, सपोज़ उनका सॉल्यूशन आपको वैसे ही मालूम था, ठीक है, तो आपका तो 2 घंटा वेस्ट हो गया। घर से आना-जाना वो टाइम और वेस्ट, ठीक है। और फिर आपने डाउट पूछा, ठीक है, आपका डाउट क्लियर हो गया, है ना? तो पॉइंट बेसिकली ये है कि जैसे कोचिंग क्लास में भी, है ना, डाउट क्लियरिंग के लिए एक स्पेसिफिक टाइम, है ना, एक स्पेसिफिक डेट रहती है, आप डाउट अपना क्लियर करें। तो मेरे दिमाग में एक चीज़ जो आई, है ना, ऐसा हम कर सकते हैं और यदि आप लोग बोलेंगे कि हाँ, ये ठीक है, हमको ठीक लग रहा है, तो वो एक सिस्टम अपन बना लेंगे डाउट क्लियरेंस के लिए। और वो क्या है ना, मैं सोच रहा हूँ कि एक एक वेबसाइट बना लें, एक वेबसाइट बना लें स्पेसिफिकली डाउट क्लियरेंस के लिए, ठीक है। और उस वेबसाइट में क्या करेंगे, अलग-अलग टॉपिक के अलग-अलग चैट खोल लेंगे, ठीक है। तो जैसे सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन से रिलेटेड यदि किसी का डाउट हो तो एक पर्टिकुलर अलग चैट सेशन, है ना, वो वेबसाइट में रहेगा कि आपको किस टॉपिक का डाउट आपको पूछना है ना। आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से रिलेटेड डाउट पूछना है तो एक दूसरा पेज खुलेगा, है ना। आपको प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड डाउट पूछना है तो आपको तीसरा पेज खुलेगा, इस तरह से। और वहाँ पे आप, है ना, टाइप करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। आपने टाइप करके अपना डाउट पूछा और फिर, और मैं ऐसा कोशिश करूँगा कि एक पर्टिकुलर दिन तक आपने जितने डाउट पूछे हैं, है ना, उसका क्लियरेंस जो है उस वीक में जो सैटरडे संडे आएगा, है ना, या कोई एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक दिन फिक्स कर लेंगे, उसमें डाउट को क्लियर करके, यदि तो वो डाउट वीडियो बनाने लायक हुआ तो मैं उसका वीडियो बना करके और चैनल पे ही अपलोड कर दूंगा, है ना, वहाँ पे भी डाल दूंगा चैट रूम में और चैनल पे भी अपलोड कर दूंगा। और यदि केवल टाइप करके डाउट क्लियर हो जाएगा तो वहीं पे टाइप करके डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो टॉपिक वाइज डाउट रहेगा तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी नहीं रहेगा।
ठीक है, आप ये भी देख सकेंगे कि यदि हो सकता है वो डाउट पहले ही किसी दूसरे स्टूडेंट ने पूछा हो और यदि क्लियर हुआ हो तो आप देख भी सकते हैं, और नहीं तो इस तरह से जो है वो आप डाउट अपना क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आइडिया है मेरे दिमाग में। तो इस तरह से ये जो डाउट वाली जो प्रॉब्लम है, जो कि प्योर ऑनलाइन कोचिंग में है ना, थोड़ा सा एक एस्पेक्ट है जो कि छूट जाता है, तो उसको अपन लोग कवर कर लेंगे। तो कमेंट्स में आप लिख करके मुझे बताएं कि ये आइडिया ठीक है या इससे डिफरेंट कोई आइडिया हो आपके दिमाग में, तो वो भी आप बता सकते हैं। तो आपको दो क्वेश्चंस के जवाब देने हैं मुझे। पहला तो ये जो बंदा है ये जो ईगल है, ये जो ईगल है इसका क्या नाम रखना चाहिए। ठीक, और दूसरा है ये डाउट से रिलेटेड जो मैंने अभी पूछा आपसे उसका। तो कमेंट्स में आप लिख करके मुझे बताएं कि इस पे है ना आपका क्या ओपिनियन है। मैं एक बार फिर से यहाँ पे रिपीट कर दूं कि फिजिक्स के जितने वीडियो हैं है ना, करीब 500 तो अपलोड कर दिए मैंने। बाकी सारे वीडियो मेरी कोशिश रहेगी कि 15 जून तक, 15 जून तक फिजिक्स के सारे वीडियोस मैं अपलोड कर दूं। ठीक है, और उसके बाद में मैथ्स के वीडियोस अपलोड करना शुरू करूंगा। मैथ्स के वीडियोस बन चुके हैं है ना, एक लास्ट में एक टॉपिक बचा हुआ बस केवल। तो बाकी सारे वीडियोस मतलब 90% वीडियोस जो हैं मैथ्स के भी बन चुके हैं। पर उन वीडियोस में क्या अपलोड करने के पहले जैसे अपन बोलते हैं ना, तो बीच-बीच में है ना गैप रह जाता है बोलने में, तो वो सारे गैप्स को है ना वो मतलब कट आउट कर देना पड़ता है। ठीक है, नहीं तो अजीब सा लगता है वो वीडियो ना, ऐसे ही अननेसेसरी लंबा हो जाता है। ठीक है, तो उसको वो सारे गैप्स वगैरह को कट करना पड़ता है, थोड़ी एडिटिंग करनी पड़ती है उसकी। इसलिए मैथ्स वीडियो को अपलोड करने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर फिर भी मैं कोशिश करूंगा है ना सारे के सारे मैथ्स वीडियोस जो हैं वो 31 अक्टूबर तक सारे अपलोड हो जाएं। और अपलोड होना मैं शुरू कर दूंगा इसको फिजिक्स वीडियोस के तुरंत बाद, ताकि आप तैयारी जो है वो अभी से शुरू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैथ्स की तैयारी जो है आप 31 अक्टूबर के बाद, क्योंकि मेरे जो अपलोड करने की जो स्पीड है ना, वो आपके पढ़ने की स्पीड से ज़्यादा ही होगा। ठीक है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैथ्स का कंटेंट आपको है ना जून के महीने में ही मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी तैयारी आप शुरू कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल है ना मन लगा के पढ़ाई करें, है ना, विश यू ऑल द बेस्ट।